नमस्कार। योग परिचय के 11वें अभ्यास सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आइए इस अभ्यास सत्र का आरंभ हम प्रार्थना से करते हैं। प्रार्थना के लिए किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। सुखासन, अर्ध पद्मासन व पद्मासन। आंखें कोमलता से बंद करें और दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हथेलियों को अपने आंखों के ऊपर रखें और धीरे से आंखें खोलते हुए हथेलियों को नीचे ले आए। सबसे पहले हम चालन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। इसके लिए आप अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। पैरों में 2 इंच का अंतर करें। शरीर को शिथिल करें, आंखें बंद करें। वह चालन क्रिया के अभ्यास के लिए अपने मन व शरीर को तैयार करें। अब आंखें खोलेंगे। चालन क्रिया के अभ्यास के लिए सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों को कमर पर रखिए। 4 अंगुली बाहर की तरफ, अंगूठे अंदर की तरफ। पहला अभ्यास गर्दन की क्रिया का, गर्दन को आगे व पीछे झुकाने का अभ्यास। श्वास भरें व श्वास छोड़ते हुए गर्दन को ठुड्डी की तरफ झुकाने का अभ्यास करें। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे लाएं। श्वास भरते हुए गर्दन को पुनः पीछे ले जाइए और अब श्वास छोड़ते हुए मध्य में आ जाएं। अगला अभ्यास गर्दन को बाईं व दाईं ओर झुकाने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी तरफ झुकाइए। श्वास भरते हुए मध्य में आइए। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकाइए। श्वास भरते हुए मध्य में आइए। श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ जाइए। श्वास भरते हुए मध्य में आइए। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ जाइए। श्वास भरते हुए मध्य में आ जाइए। अगला क्रिया गर्दन को बाएं व दाएं मोड़ने का अभ्यास। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए मध्य में आए। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ जाएं। और इस क्रिया का गर्दन के ऊपर क्या प्रभाव हो रहा है उसे महसूस करें। पुनः इसी क्रिया को एक बार और दोहराएं। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। अब श्वास भरते हुए मध्य में आए। श्वास छोड़ दीजिए। अगला अभ्यास गर्दन को गोलाकार घुमाने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप से लगाएं। श्वास भरते हुए घड़ी की सुई की दिशा में गर्दन को घुमाइए। श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप से लगाएं। एक बार इसी क्रिया को पुनः दोहराएं।
अब इसी क्रिया को 2 बार विपरीत दिशा में कर जाइए। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को नीचे लाएं, पुनः श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को नीचे लाएं और अब श्वास भरते हुए मध्य में आए, श्वास छोड़ते हुए हाथों को सम स्थिति में पूर्व अवस्था में लाएं। आंखों को बंद करिए और इस क्रिया का आपके गर्दन पर क्या प्रभाव हुआ है उसे महसूस करें। धीरे से आंखें खोलिए। अगला अभ्यास स्कंद संचालन। श्वास भरते हुए अपनी दोनों भुजाओं को बगल से उठाइए और कान के नजदीक तक ले जाइए। हथेलियों का रुख दूसरी दिशा में रहेंगे। श्वास छोड़ते हुए पुनः नीचे आए। पुनः एक बार इस क्रिया को दोहरा जाए। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, विश्राम। आंखें बंद करिए। यह स्कंद संचालन की क्रिया है। जिन व्यक्ति को फ्रोजन शोल्डर संबंधित समस्या हो वो इसका अभ्यास सावधानी पूर्वक करें। धीरे से आंखें खोलिए। अगला अभ्यास स्कंद चक्र। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बगल से उठाएं, हथेलियों को पलट दें, दोनों हाथ की उंगलियों को दोनों कंधे पर रखें। अब श्वास छोड़ते हुए दोनों कोहनियों को आगे की तरफ से मिलाएं। श्वास भरते हुए गोलाकार घुमाएं। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए नीचे आए, पुनः श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। अब इसी क्रिया को विपरीत दिशा से कर जाइए। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए ऊपर आ जाइए। विश्राम। हाथों को खोलिए और पूर्व की स्थिति में आ जाइए। आंखें बंद करेंगे। यह स्कंद संचालन का क्रिया था। इस क्रिया का आपके स्कंद के ऊपर क्या प्रभाव हुआ है इसे महसूस करें। इससे हमारा स्कंद लचीला होता है। धीरे से आंखें खोलें। अगला अभ्यास कटी चालन। कटी चालन के लिए दोनों पैरों में कंधों इतना अंतर करें, शरीर को सम स्थिति में रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ से उठाएं। हथेलियों का रुख आमने सामने रहेगी। पुनः एक बार श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ मुड़ें। दाहिने हाथ को सीधा रखें और बाएं हाथ की उंगली को दाहिने हाथ के कंधे से स्पर्श करें। पुनः श्वास भरते हुए बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ जाएं। श्वास भरते हुए मध्य में आए, श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ जाएं। श्वास भरते हुए मध्य में आए, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ जाएं। श्वास भरे व मध्य में आए और श्वास छोड़ते हुए हाथों को पूर्व स्थिति में ले आइए। यह क्रिया हमारे कटी को लचीला बनाने में सहायक है। आंखें बंद करके इस क्रिया के सकारात्मक पहलुओं को अनुभव करें। अगला अभ्यास घुटना चालन। पैरों में स्थिति यथासंभव बने रखेंगे। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को उठाएं। श्वास छोड़ते हुए घुटना मोड़ते हुए बैठ जाइए। यह घुटना चालन की क्रिया है। पुनः श्वास भरें, वापस आए, श्वास छोड़ें, पुनः एक बार इस क्रिया को दोहरा जाए। श्वास भरते हुए वापस आए और अपनी दोनों भुजाओं को पूर्व स्थिति में ले आए। यह क्रिया हमारे घुटना को मजबूत करता है, परंतु जो व्यक्ति घुटने दर्द अथवा उस प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं जो घुटना क्रिया करने में सहयोग नहीं कर रहा है, वो इसका अभ्यास ना करे। धीरे से आंखें खोलेंगे। चालन क्रिया के बाद अब हम
आसनों की श्रेणी का अभ्यास करेंगे। आसन की श्रेणी में सबसे पहला आसन हमारा है ताड़ासन। इसके लिए दिशा बदलें, पैरों में 2 इंच का अंतर रखें। सबसे पहले अपने शरीर को, मन को आसन के लिए तैयार करें। दृष्टि सामने की तरफ, दोनों पैरों पर समानांतर वजन हो, इसका जांच कर लें। अब श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सामने से उठाएं। दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में फंसा लीजिए और हथेलियों को पलट दीजिए। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ लाएं। सम अवस्था में रुकें, दृष्टि सामने की तरफ। अब श्वास भरते हुए अपने पैर के पंजों पर खड़े हो जाएं। एड़ियों को ऊपर की तरफ उठाएं। सामने दृष्टि एक जगह पर रखें। यह ताड़ासन है। यहां पर श्वास प्रश्वास सामान्य रखें। श्वास छोड़ते हुए अपने एड़ियों को और हाथों को वापस लाएं। आंखों को बंद करें व इस आसन के प्रभाव को शरीर व मन पर देखें। अगला अभ्यास वृक्षासन। वृक्षासन के लिए दिशा परिवर्तन करें, दृष्टि सामने की तरफ। सबसे पहले दाहिने पैर को घुटने को मोड़िए और दाहिने पैर के तलवों को बाएं पैर की जंघा के रूट में रखें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सामने की तरफ से उठाएं। हथेलियों को पलट दीजिए और नमस्कार मुद्रा बनाइए, दृष्टि सामने की तरफ। यह वृक्षासन है। यह एक संतुलनात्मक आसन की श्रेणी का आसन है, जिससे हमारा मन एकाग्र व शांत होता है। श्वास छोड़ते हुए अपनी भुजाओं को और पैरों को नीचे की तरफ लाएं। इसी का अभ्यास अब हम दूसरे पैर से करेंगे। बाएं पैर के घुटनों को मोड़िए, बाएं पैर की तलवों को दाहिने पैर की जंघा के रूट में रखें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर की तरफ उठाएं। हथेलियों को पलट दीजिए व नमस्कार मुद्रा धारण करिए, दृष्टि सामने की तरफ। श्वास भरें व श्वास छोड़ते हुए अपनी भुजाओं को व अपने पैरों को वापस लाएं। आंखें बंद करिए और इस आसन के प्रभाव को अपने शरीर व मन के ऊपर देखने का प्रयास करें। अगला अभ्यास पाद हस्तासन। पाद हस्तासन के लिए आंखें खोलें और दिशा परिवर्तन करें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सामने की तरफ से ऊपर की तरफ उठाएं। श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे की तरफ झुकें। हथेलियों को जमीन से स्पर्श करें। यदि संभव है तो हथेलियों को अपने पैर के अगल बगल में रख लीजिए और माथा को घुटना से लगाने का प्रयास करें। श्वास की गति यहाँ पर सामान्य रहेगी। यह पाद हस्तासन है। यह आसन हमारी कमर, हमारे पीठ व पेट के लिए अत्यंत लाभदायक है। साथ ही साथ यह आसन हमारे मस्तिष्क में रक्त संचार को प्रवाहित करने में सहायक है। पुनः श्वास भरें और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए बगल से दोनों हाथों को वापस लाएं व पूर्व की स्थिति में आ जाएं। जिन व्यक्ति को कमर दर्द या अभी जल्दी में कुछ शल्य चिकित्सा हुआ है वो इसका अभ्यास ना करें। आंख बंद करके इस आसन के प्रभाव को महसूस करें। अगला अभ्यास अर्ध चक्रासन। पैरों में 2 इंच का अंतर यथासंभव बनाए रखें। दोनों हाथों को कमर पे रखिए। 4 उंगली बाहर की तरफ, अंगूठे पीठ की तरफ। दोनों केहनियों को समानांतर लाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए गर्दन
व छाती को पीछे की तरफ झुकाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास में जितना संभव हो उतना झुकें व इस स्थिति में बने रहें। यह अर्ध चक्रासन है। यह हमारे कमर को लचीला बनाता है व साथ ही हमारे वक्ष प्रदेश को अधिक मात्रा में श्वसन प्रदान करने में सहायक है। श्वास भरते हुए गर्दन व छाती को सीधा करें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे की तरफ लाएं। आंखें बंद करें व इस आसन के प्रभाव को महसूस करें। आंखें खोलिए। अगला अभ्यास त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए दिशा परिवर्तन करें। दोनों पैरों में 3 से 3.5 फीट तक का अंतर करें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बगल से उठाइए। श्वास भर छोड़ते हुए अपने दाहिने पैर के पंजों को दाहिनी तरफ मोड़ दीजिए और श्वास छोड़ते हुए दाहिने साइड झुकिए। प्रयास करें दाहिने हाथ की उंगली आपके दाहिने पैर के अगल बगल में हो। अब गर्दन को घुमाते हुए बाएं हाथ के मध्यमा उंगली को देखने का प्रयास करें। यह त्रिकोण आसन है। यह हमारे कमर को लचीला बनाता है व हमारे वक्षस्थल के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। साथ ही इसका प्रभाव हमारे ग्रीवा चक्र के ऊपर अच्छा प्रभाव होता है। श्वास भरते हुए वापस आएं। श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को अंदर करें। पुनः श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को बाहर की तरफ निकालें। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुक जाइए और गर्दन को मोड़ते हुए दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली को देखने का प्रयास करें। सामान्य श्वास प्रश्वास में कुछ क्षण इस आसन में रुके रहें। पुनः श्वास भरें। श्वास भरते हुए वापस आएं। बाएं पैर के पंजों को अंदर करें और श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को पूर्व स्थिति में लाएं। पैरों को मिला लीजिए। आंखें बंद कीजिए व इस त्रिकोणासन के प्रभाव को अपने शरीर व मन के ऊपर महसूस करें। त्रिकोणासन के बाद अब हम बैठने वाले आसन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। बैठने वाले आसन में सबसे पहले हम विश्राम आसन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए दोनों हाथों को कमर के पीछे रखें। दोनों पैरों में कुछ इंच का अंतर करें। श्वास भरें व श्वास छोड़ते हुए गर्दन को पीछे की तरफ झुकाएं। आंखें बंद कीजिए और सामान्य श्वास प्रश्वास में बने रहें। यह विश्राम आसन है। इससे हमारा शरीर व मन शांत व शिथिल होता है। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को वापस लाएं। आंखें खोलें। अगला अभ्यास दंडासन। दोनों पैर के घुटने व पंजे को मिलाएं। दोनों हाथ की हथेलियों को नितंब के अगल बगल में रखें। कमर व गर्दन को सीधी रखें। दृष्टि सामने की तरफ रखें। यह दंडासन की स्थिति है। यह आसन हमारे शरीर के निचले हिस्से को प्रभावित करता है, जिससे वहां पर रक्त संचार अच्छी तरह से संचालित हो पाता है। अब हम भद्रासन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए दोनों पैर के घुटनों को मोड़ते हुए तलवों को आपस में मिलाएं। दोनों हाथ की उंगलियों को फंसाते हुए दोनों पैर को पकड़ लीजिए। यथासंभव शरीर के नजदीक लाने का प्रयास करें अपने दोनों पैर के पंजों को। यह भद्रासन की स्थिति है। संभव है तो आप अपने घुटनों को जमीन से स्पर्श करें। कमर गर्दन सीधी रहेगी। आंखें कोमलता से बंद और सामान्य श्वास प्रश्वास में इस आसन में कुछ क्षण रुके रहें। धीरे से आंखें खोलें।
श्वास छोड़ते हुए अपने घुटने व पैर को सीधा करें और विश्राम आसन की स्थिति में आ जाएं। पुनः अब विश्राम आसन से वापस आएंगे। अब हम वज्रासन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए आप अपने दाहिने पैर के पंजों को, घुटनों को मोड़िए और दाहिने पैर के पंजे को दाहिने नितंब के नीचे रखें। इसी प्रकार से बाएं पैर को भी मोड़िए व बाएं पैर के पंजे को बाएं नितंब के नीचे रखें। दोनों पैर के अंगूठे आपस में स्पर्श होता हुआ हो और पंजों के बीच में बैठ जाइए। अब दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखें, कमर गर्दन सीधी रखें, श्वास की गति सामान्य बनी रहेगी। आंखें बंद करें। यह वज्रासन है। जिन व्यक्ति को घुटने दर्द, अर्थराइटिस या ऐसी कुछ समस्या हो, वो इस आसन का अभ्यास न करें। यह आसन हमारे घुटनों को मजबूत बनाता है व साथ ही साथ हमारे पाचन तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण आसन है। धीरे से आंखें खोलें। वज्रासन में ही अब हम अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए आप अपने घुटने पर खड़े हो जाइए। घुटने व पंजों में कुछ इंच का अंतर करें। दोनों हाथों को अपने नितंब के पीछे रखें। उंगलियां नीचे की तरफ रहेगी। दोनों केहनियों को समानांतर करें। श्वास भरें व श्वास छोड़ते हुए कमर व पीठ से पीछे झुकें। सामान्य श्वास प्रश्वास में यहां बने रहें। यह अर्ध उष्ट्रासन की स्थिति है। श्वास छोड़ते हुए गर्दन व वक्षस्थल को सीधा करें और पुनः वज्रासन में बैठ जाएं। अब हम उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। पुनः एक बार आप अपने घुटने पर खड़े हो जाएं। घुटने व पंजों में कुछ इंच की दूरी बनाए रखें। श्वास भरते हुए अपने गर्दन व कमर को पीछे की तरफ झुकाएं। दाहिने हाथ को अपने दाहिने पंजे पर रखें और बाएं हाथ को बाएं पंजे पर रखें। सामान्य श्वास प्रश्वास में बने रहें। दाहिने हाथ को दाहिने तलवे पर व बाएं हाथ को बाएं तलवे पर रखें। श्वास की गति सामान्य रहेगी। यह उष्ट्रासन है। यह हमारे कमर को लचीला बनाता है व साथ ही साथ यह हमारे वक्ष प्रदेश के लिए व ग्रीवा के लिए महत्वपूर्ण आसन है। श्वास भरते हुए गर्दन व कमर को सीधा करें। श्वास छोड़ते हुए पुनः वज्रासन में बैठ जाइए। आंखें बंद करें व इस आसन के प्रभाव को अपने शरीर व मन के ऊपर महसूस करें। धीरे से आंखें खोलेंगे। उष्ट्रासन के पश्चात इसके विपरीत आसन का अभ्यास हम शशक आसन करेंगे। दोनों घुटनों में कुछ इंच का अंतर करें। दोनों हथेलियों को दोनों घुटनों के बीच में रखें। श्वास भरें व श्वास छोड़ते हुए हाथों को आगे की तरफ ले जाएं। अपने वक्षस्थल व ठुड्डी को जमीन से स्पर्श करें। ध्यान रखें, आगे झुकते समय आपका एड़ी नितंब से स्पर्श करता हुआ हो। यह शशक आसन है। यह आसन तनाव, चिंता आदि मानसिक समस्याओं को दूर करने में सहायक है। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आ जाएं। दोनों पैर के घुटनों को मिलाइए और वज्रासन में बैठ जाइए। आंखें बंद करें। धीरे से आंखें खोलिए। अगला अभ्यास है उत्तान मंडूक आसन। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं। श्वास छोड़ते हुए दाहिने हाथ की हथेली को बाएं कंधे पर
व बाएं हाथ की हथेली को दाहिने कंधे पर रखें और यहाँ पर सामान्य श्वास प्रश्वास में बने रहे। यह उत्तान मंडूक आसन है। यह आसन हमारी वक्षस्थल के लिए एक प्रमुख आसन की श्रेणी में आता है। श्वास छोड़ते हुए पुनः अपने हाथों को वापस लाएं। दोनों हाथों को घुटने पर लाएं और वज्रासन में बैठ जाएं। आंखें बंद करें, वह इस आसन के प्रभाव को महसूस करें। अब हम वक्रासन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए दंडासन में आए। अब दाहिने पैर के घुटनों को मोड़िए व दाहिने पैर के पंजे को बाएं पैर के घुटने के समीप रखें। दाहिने हाथ की हथेली को कमर से पीछे रखें व बाएं हाथ से लपेटते हुए अपने घुटनों को के ऊपर से लाइए व अपने पैर के पंजे के पास रखें अथवा अपने पैर के पंजों को पकड़ लीजिए। श्वास छोड़ते हुए अपने गर्दन और अपने कंधे को पीछे की तरफ घुमाइए। सामान्य श्वास प्रश्वास में यहाँ बने रहें। यह वक्रासन की स्थिति है। यह मेरुदंड मोड़ने का एक महत्वपूर्ण आसन है, जिससे हमारा वक्र मेरुदंड लचीला होता है। साथ ही साथ इसका प्रभाव हमारे ग्रीवा व हमारे वक्षस्थल पर भी अच्छा प्रभाव होता है। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को सामने की तरफ से लाएं, वापस आएं और हथेली बाएं हाथ को पूर्व स्थिति में ले आए। अब पैरों को सीधा कर लीजिए। पुनः इस अभ्यास को बाएं पैर से करें। बाएं पैर के घुटनों को मोड़िए। बाएं पैर के पंजों को दाहिने पैर के घुटने के पास रखें। अब पुनः इसी अभ्यास को दाहिने हाथ से लपेटिए और दाहिने हाथ को अपने पंजों के पास अथवा अपने दाहिने हाथ से पंजों को पकड़ लीजिए। श्वास छोड़ते हुए अपने कंधे व गर्दन को घुमाएं। यह वक्रासन की स्थिति है। श्वास छोड़ते हुए अपने गर्दन को वापस लाइए, हाथों को वापस लाइए और पैरों को सीधा कीजिए और पुनः एक बार विश्राम आसन में आ जाइए। आंखें बंद करें, विश्राम आसन की स्थिति में आ जाइए। आंखें खोलें और गर्दन को सीधा करें। अब हम बैठने वाले आसन के पश्चात पेट के बल लेटने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। इसके लिए आप अपने स्थान पर पेट के बल लेट जाइए। दोनों पैरों में कुछ इंच का अंतर करें। दोनों पैर की उंगलियां बाहर की तरफ, एरिया आमने सामने रहेगी। बाईं हथेली के ऊपर दाहिने हाथ की हथेली को रखें व अपनी गर्दन को बाईं व दाईं ओर रख दें। पेट के बल लेटने वाले आसनों में सबसे पहला आसन मकर आसन है। इस आसन में विश्राम करते हैं। यह आसन हमारे शरीर व मन को शांत व शिथिल करने में सहायक है। आंखें बंद रहेगी। सामान्य श्वास प्रश्वास। दोनों पैर की पंजों को मिलाएं, गर्दन को सीधा करें। अगला अभ्यास भुजंग आसन। दोनों हाथों को सामने की तरफ खिंचाव दीजिए। ठुड्डी जमीन पर लगाकर रखेंगे। पैर व घुटने आपस में मिले रहेंगे। अब श्वास छोड़ते हुए अपने हथेलियों को अपने वक्षस्थल के पास लाएं। ध्यान रहे आपका हथेली केहूनी वक्षस्थल से स्पर्श करता हुआ हो। चिन्ह को जमीन से स्पर्श करें। श्वास भरते हुए अपने चिन्ह और अपने
छाती को ऊपर की तरफ उठाएं। प्रयास करें नाभि तक अपने शरीर को उठाएं। यह भुजंग आसन है। यह कमर को लचीला बनाता है व साथ ही साथ वक्षस्थल व ग्रीवा पर अच्छा प्रभाव डालता है। सामान्य श्वास प्रश्वास में बने रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से अपने छाती और ठुड्डी को नीचे की तरफ लाएं और पुनः मकर आसन में विश्राम करें। मकर आसन के बाद अब हम शलभासन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए दोनों पैर को पुनः एक बार मिलाइए। दोनों हाथों को एक बार सामने की तरफ फिर से खिंचाव दें। ठुड्डी जमीन पर लगाएं और दोनों हाथों को अपने जांघ के पास ले आए। हथेलियां नीचे की तरफ रहेगी। ठुड्डी जमीन से स्पर्श करता हुआ पैर के घुटने व पंजे आपस में मिले रहेंगे। श्वास भरते हुए अपने दोनों पैरों को यथासंभव ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास करें। यह शलभासन की स्थिति है। इससे हमारा कमर लचीला होता है व साथ ही साथ यह साइटिका जैसे बीमारी को प्रबंधन करने में सहायक है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएं और पुनः एक बार मकर आसन में लेट जाएं। इस आसन का जो प्रभाव आपके शरीर व मन पे हुआ है उसे महसूस करें। अभी हमने पेट के बल लेटने वाले आसनों का अभ्यास किया, जिसमें भुजंगासन व शलभासन। अब हम पीठ के बल लेटने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। पैरों को मिलाएं व दाईं या बाईं करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए। पैरों में कुछ इंच का अंतर करें। शरीर से हथेलियों को कुछ इंच की दूरी पर करें। हथेलियों का रुख आसमान की तरफ। यह शवासन की स्थिति है। पीठ के बल लेटने वाले आसनों की तैयारी के लिए सबसे पहला आसन शवासन। इसमें आप अपने शरीर, अपने मन व अपने श्वास की गति को जांच लें। सांस की गति सामान्य रखें। धीरे से आंखें खोलें, पैरों को मिलाएं। पीठ के बल लेटने वाले आसनों में सबसे पहला आसन सेतुबंध आसन। श्वास भरते हुए अपने दोनों पैर के घुटनों को मोड़िए और अपने नितंब के पास लाएं। श्वास छोड़ दीजिए और दोनों हाथ से अपने दोनों पैर के गुल्फ को पकड़ लीजिए। श्वास भरते हुए अपने कमर को ऊपर की तरफ उठाएं और यहाँ पर सामान्य श्वास प्रश्वास में बने रहें। यह सेतुबंध आसन है। यह आसन हमारे शरीर के लचीला बनाता है, कमर को लचीला बनाता है व साथ ही साथ वक्षस्थल व हमारे ग्रीवा के लिए महत्वपूर्ण आसन है। श्वास छोड़ते हुए अपने कमर को नीचे की तरफ लाएं और शवासन में विश्राम करें। इस आसन का आकार एक सेतु की तरह होता है, इसलिए इसे सेतुबंध आसन कहा जाता है। अगला अभ्यास की तैयार करेंगे। पुनः दोनों पैर के पंजे को मिलाएं, घुटनों को मिलाएं। अगला अभ्यास उत्तान पद आसन। हथेलियां यथासंभव बनी रहेगी, अर्थात जमीन की तरफ। दोनों पैर के पंजे व घुटनों को मिलाएं। श्वास भरते हुए अपने दोनों पैर को बिना घुटना मोड़े हुए 30 डिग्री के एंगल पर उठाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास में यहाँ बने रहें। यह उत्तान पाद आसन है।
यह आसन हमारे पैर व हमारे पेट के लिए महत्वपूर्ण आसन है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को वापस लाएं व शवासन में विश्राम करें। अगला अभ्यास अर्ध हलासन। अर्ध हलासन के लिए दोनों पैरों को मिलाइए, हथेलियां जमीन से स्पर्श करते रहेंगे। श्वास भरते हुए अपने दोनों पैर को 90 डिग्री पर उठाएं। ध्यान रहे आपके घुटने ना मुड़े। यह अर्ध हलासन की स्थिति है। सामान्य श्वास प्रश्वास में बने रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे की तरफ लाएं। किसी प्रकार की झटका ना दें और शवासन में विश्राम करें। यह आसन उच्च रक्तचाप के व्यक्तियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। अगला अभ्यास पवन मुक्तासन। आंखें खोलें, दोनों पैरों को पुनः एक बार मिला लीजिए। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री पर लाएं। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ लीजिए और घुटनों को वक्षस्थल के नजदीक लाएं। दोनों हाथ की उंगलियों को फंसाते हुए अपनी टांगों को पकड़ लें। श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को वक्षस्थल के नजदीक दबाएं। पुनः श्वास भरें व श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ उठाइए और प्रयास करें आपका चिन्ह व नाक दोनों घुटनों के मध्य में आ जाए। यह पवन मुक्तासन है। श्वास छोड़ते हुए अपने गर्दन को नीचे लाएं। हाथ की उंगलियों को छोड़ें। दोनों पैरों को 90 डिग्री पर ले जाएं और धीरे धीरे नीचे की तरफ आएं और विश्राम आसन की स्थिति में आ जाइए। पवन मुक्तासन हमारे पेट के अनेक प्रकार की बीमारियों को दूर करने में सहायक है। शवासन। दोनों पैरों में कुछ इंच का अंतर करें। हथेलियों का रुख आसमान की तरफ। हथेलियां शरीर से कुछ इंच की दूरी पर रहेगी। गर्दन सीधी। सामान्य श्वास प्रश्वास व शवासन का अभ्यास। अभी तक जो भी आपने चालन क्रिया व आसनों का अभ्यास किया है, उन सबको शवासन में विश्राम होता हुआ महसूस करें। यदि उन आसनों से यदि आपके शरीर व मन में किसी प्रकार की थकावट है, तो उसे आप शवासन में शिथिल करने का आदेश दें। शरीर व मन को शांत करने का प्रयास। 3 बार दीर्घ श्वास प्रश्वास करें। लंबा गहरा धीमा श्वास लें और लंबा गहरा धीमा लयबद्ध श्वास को बाहर निकालें। हर श्वास में महसूस करें कि श्वास छोड़ते हुए शरीर में शिथिलता व मन में शांति का अनुभव हो रहा है। यदि सांस की गति तेज चल रही है, तो उसे धीमा करने का प्रयास करें। शवासन। यह आसन हमारे शरीर की थकावट, तनाव जैसे अनेक प्रकार की बीमारियों को दूर करने में बहुत ही लाभदायक है। सामान्य श्वास प्रश्वास
किसी प्रकार की श्वास में तेजी या धीमापन नहीं करना है। जो प्राकृतिक रूप से जो श्वास प्रश्वास चल रहे हैं उसी श्वास प्रश्वास के प्रति सजग होने का प्रयास करें। अब दाईं या बाईं करवट लेकर उठकर बैठ जाइए। किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाइए। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा बनाइए और घुटने पर रखिए। कमर गर्दन सीधी हो। अब हम कपालभाति क्रिया का अभ्यास करेंगे। इसके लिए श्वास भरें व श्वास छोड़ते हुए अपने उदर की मांसपेशियों को अंदर की तरफ खींचें। एक बार में हम 30 चक्र का अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ें और पहले चक्र का समापन करें। यह कपालभाति का एक चक्र है। इसी प्रकार से हम एक चक्र का और अभ्यास करेंगे। पुनः श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए श्वास छोड़ें और विश्राम दें। यह कपालभाति क्रिया का अभ्यास है। कपालभाति हमारे श्वसन अंगों को सुधारने व कफ विकारों को दूर करने में सहायक है। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम का करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में ही रहने दें। दाहिने हाथ से नासाग्र मुद्रा प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अब दाहिने अंगूठे से दाहिने नासारंध्र को बंद करें। बाईं नासारंध्र से धीरे धीरे श्वास भरें और दाहिने नासारंध्र से धीरे धीरे प्रश्वास करें। पुनः दाहिने नासारंध्र से ही धीरे धीरे श्वास भरें। दाहिने नासारंध्र को बंद करें और बाएं नासारंध्र से धीरे धीरे प्रश्वास कर जाएं। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। ऐसे आप 4 चक्रों का अभ्यास करिए। ध्यान रहे, प्राणायाम करते समय आपका श्वास गहरा, लंबा व लयबद्ध होना चाहिए। श्वास की गति में किसी प्रकार की रुकावट ना हो। धीमा, लंबा व लयबद्ध श्वास और लयबद्ध ही प्रश्वास का अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम में करते जाइए। यह प्राणायाम हमारे मन की एकाग्रता को बढ़ाता है व साथ ही शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी सहायक है। धीमा, लंबा व गहरा लयबद्ध श्वास प्रश्वास हो। हर समय सजगता के साथ इस प्राणायाम का अभ्यास करते जाएं। जब 4 चक्र अनुलोम विलोम प्राणायाम का पूर्ण हो तो बाईं नासारंध्र से प्रश्वास कर
अनुलोम विलोम प्राणायाम का समापन करेंगे। हाथ को ज्ञान मुद्रा में लाएं, कमर गर्दन सीधी ही रहेगी, आंखें बंद रहेंगी। अनुलोम विलोम प्राणायाम के जो लाभ आपके शरीर व मन मस्तिष्क में हुआ है उसे महसूस करें। अब हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। शीतली प्राणायाम के लिए अपने जिह्वा को बाहर की तरफ निकालें और एक ट्यूब नुमा आकृति बनाएं। जिह्वा से ही लंबा गहरा धीमा श्वास भरें। जिह्वा को अंदर करें और नासारंध्र से धीरे धीरे प्रश्वास करें। यह शीतली प्राणायाम का एक चक्र हुआ। ऐसे आप 4 चक्रों का अभ्यास कर जाइए। ध्यान रहे हर समय श्वास और प्रश्वास लयबद्ध हो, लंबा हो, धीमा हो और गहरा हो। शीतली प्राणायाम हमारे शरीर में शीतलता प्रदान करती है और साथ ही उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए शीतली प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। 4 चक्र के पश्चात शीतली प्राणायाम का समापन करेंगे। इसकी शीतलता को अपने शरीर में अनुभव करें। हाथ ज्ञान मुद्रा में ही रखें, कमर गर्दन सीधी रहेंगी। शीतली प्राणायाम के पश्चात अब भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम सर्वप्रथम बिना सन्मुखी मुद्रा के ही करेंगे। नासारंध्र से धीमा लंबा गहरा श्वास भरेंगे और प्रश्वास करते हुए भ्रमर के समान मकार की ध्वनि का गुंजन करेंगे। लंबा गहरा धीमा श्वास लें, प्रश्वास करें। श्वास लें, अंतिम बार एक बार और करेंगे। श्वास भरें, विराम देंगे। इससे भ्रामरी प्राणायाम को विराम दीजिए। और अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास शनामुखी मुद्रा में करेंगे। शनामुखी मुद्रा धारण करिए। दोनों अंगूठे से अपने कान को बंद करें। तर्जनी उंगली को आंख पर रखें। मध्यमा उंगली को दोनों नासारंध्र के अगल बगल रखें। अनामिका उंगली को ऊपरी ओट्स और छोटी उंगली को निचली ओट्स के पास रखें। पुनः इसी क्रिया को 5 बार दोहराएं। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान मकार का गुंजन करें।
5 चक्र के बाद इस भ्रामरी प्राणायाम को समापन करें। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाएं। आंखें कोमलता से बंद रहेगी। भ्रामरी प्राणायाम यह तनाव, कुंठा आदि अनेक मानसिक समस्याओं को दूर करने में सहायक है। अब हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। आज के अभ्यास सत्र में हमारा मुख्य अभ्यास ध्यान है। ध्यान योग का एक महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान के बिना योग की हम कल्पना नहीं कर सकते। ध्यान के माध्यम से हम अपने शरीर व मन को एकाग्र व शांत करते हैं। तो ध्यान के अभ्यास के लिए आप ज्ञान मुद्रा अथवा ध्यान मुद्रा धारण कर सकते हैं। कमर गर्दन सीधी हो, आंखें कोमलता से बंद रहेगी। मन को शांत और एकाग्र करें। ध्यान करने के पूर्व आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं, आपके मन में अनेक प्रकार के जो विचार आ रहे हैं, उन विचारों के प्रति पहले सजग होइए। क्योंकि जैसे ही हम ध्यान की अवस्था में जाने का प्रयास करते हैं, वैसे ही हमारे मन में अनेकों प्रकार के विचार आने शुरू हो जाते हैं। सर्वप्रथम अपनी पूरी चेतना को, अपनी पूरी चेतना को, अपने चित्त को उस विचार के प्रति सजग व सचेत करिए। जो भी विचार आ रहे हैं, हो सकता है विचार आपके पूर्व की हो, वर्तमान की हो अथवा भविष्य के विषय में भी कुछ विचार आपके मन मस्तिष्क में आ रहे हो। उन विचारों को देखिए, आदर भाव के साथ उनका सत्कार कीजिए। ध्यान के अभ्यास से हमारा शरीर स्थिर व मन शांत होता है, मन एकाग्र होता है। ध्यान के अभ्यास से हमें अनुभूति होती है, आत्म अनुभूति, जो हमें ध्यान की तरफ अग्रसरित करती है। अब आप अपने चित्त को अपने श्वास के प्रति सजग करें, श्वास के प्रति सचेत करें। उस प्राण स्वरूप को कुछ क्षण के लिए देखने का प्रयास करें, महसूस करें। जिस प्राण से हमारा जीवन है, जिस प्राण से हमारे जीवन का अस्तित्व है, उस श्वास और प्रश्वास के प्रति सचेत और सजग हो। अपने ध्यान को नासारंध्र के ऊपर केंद्रित करें और हर एक आते और जाते हुए श्वास प्रश्वास को देखें और महसूस करें। जैसे ही आप श्वास और प्रश्वास के प्रति सजग होंगे, स्वतः ही हमारा मन धीरे धीरे शांत होता चला जाएगा। मन एकाग्र होता चला जाएगा। हर श्वास और प्रश्वास के प्रति सजग भाव ऐसा महसूस करें, जब भी मैं श्वास ले रही हूँ, मेरे शरीर में एक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। मेरे शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा आ रही है। जब भी मैं प्रश्वास कर रही हूँ, मेरे शरीर से सभी नकारात्मक विचार, विजातीय द्रव्य सब बाहर निकल रहे हैं। मेरा मन पहले से शांत हो रहा है।
चित्त में जो चंचलता थी वो पहले से शांत होती जा रही है। शरीर स्थिर हो चुका है, मन शांत हो रहा है, शरीर स्थिर हो चुका है और मन शांत हो रहा है। मन में किसी प्रकार की विचार नहीं, मैं निर्विचार हो चुकी हूँ, मैं निर्विचार हो चुकी हूँ। शरीर स्थिर हो चुका है और मन भी शांत हो चुका है। जिस प्रकार एक रुके हुए तालाब की पानी शांत व स्थिर हो जाती है, उसी प्रकार से अपने मन को शांत व स्थिर कर ले। अब उस रुके हुए जल में अपने किसी प्रकार की चंचलता को ना आने दे, अपने चित्त रूपी तरंगों को वहीं पर रोक दे और जो आत्म अनुभूति हो रही है उसे महसूस करते जाए। क्योंकि शरीर स्थिर हो चुका है और मन शांत और एकाग्र हो चुका है, शांत और एकाग्र हो चुका है। अब जब शरीर और मन एकाग्र हो चुके हैं तो अपने हृदय में प्रणव को धारण करें। एक ओम, सुंदर सी छवि एक ओमकार का अपने हृदय में धारण करें और महसूस करें उस सर्वशक्तिमान ओम जो आपके हृदय में समाहित है, उसके प्रकाश, उसकी शक्ति को अनुभव करें और निर्विचार हो जाए और निर्विचार हो जाए। अब ध्यान में लीन हो जाइए, ध्यान में लीन हो जाइए। ध्यान योग की सबसे जरूरी अंग है। यह मन को एकाग्र और हमें आत्म अनुभूति की ओर ले जाता है। अब अपने चित्त को उस प्रणव से हटाइए जो प्रणव आपने हृदय में धारण किया था। वहाँ से अपने ध्यान को हटा करके अपने पूरे ध्यान को पुनः एक बार अपने श्वास व प्रश्वास के ऊपर केंद्रित करें। अपने ध्यान को पुनः अपने श्वास व प्रश्वास के ऊपर केंद्रित करें। ध्यान की अभ्यास से शरीर शांत और मन भी शांत हो चुका है। अब मन ही मन संकल्प ले। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसमें ही हमारा आत्म विकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद
और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूँ। मैं मानव मूल्यों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और देश की विकास के लिए समर्पित हूँ एवं इन कठिन परिस्थितियों में भी हमें एकजुट होकर रहना है। इन कठिन परिस्थितियों में भी हमें एकजुट होकर रहना है। ध्यान की अभ्यास को यहीं पर विराम देंगे और शांति पाठ के लिए दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। लंबा गहरा श्वास, एक ओमकार का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धीरे से दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर रखें और समय लेते हुए धीरे धीरे चेहरे पर से हथेलियों को लाएं और आंखें खोल लीजिए। तो आज के इस अभ्यास सत्र को हम यहीं पर विराम करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। योग परिचय कार्यक्रम के 11वें दिवस के व्याख्यान सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। व्याख्यान सत्र का आरंभ हम प्रार्थना के साथ करेंगे। आंखों को कोमलता से बंद करें। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। लंबा गहरा श्वास लें। तो आज के व्याख्यान सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज का हमारा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का हमारा विषय है तनाव मुक्ति और कायाकल्प के लिए योग। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि तनाव क्या है और यह हमें किस प्रकार प्रभावित करता है। तनाव व्यक्ति की सभी अच्छी बुरी शारीरिक मानसिक आवश्यकताओं के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है। तो आपकी जो भी आवश्यकताएं हो, शारीरिक मानसिक जो भी आपके वातावरण की आवश्यकताएं हो, उसके प्रति आपके शरीर का जो रिएक्शन होता है वह तनाव हो सकता है। यह हमारे स्वास्थ्य को, हमारी भावनाओं को और हमारे मूड को प्रभावित करने में सक्षम है। यानी कि जब हम तनाव में आते हैं तो यह हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है, हमारी भावनाओं को भी परिवर्तित करता है और हमारे मूड में भी बदलाव ला सकता है। इतना ये शक्तिशाली है।
ये हमारे बौद्धिक कार्यों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। हमारी एकाग्रता कम हो जाती है, हमारा किसी काम में मन नहीं लगता, हम ध्यान नहीं लगा पाते, फोकस नहीं कर पाते, हमारी निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी प्रभावित होती है। जब आप तनाव में होते हैं, आप देखेंगे अक्सर आप सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। हमारी क्रिएटिविटी, रचनात्मकता भी प्रभावित होती है। क्या कोई व्यक्ति तनाव में उसे बोलो कि आप पेंटिंग बनाइए, वो बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। या कोई पोएम लिखे, कोई कविता लिखे, कोई लेख लिखे, नहीं ले पाएगा। या कोई लेक्चर ही ले तो नहीं ले पाएगा। तो ये हमारी रचनात्मकता को प्रभावित करता है, हमारी एकाग्रता को प्रभावित करता है। इतने सारे जो हैं इसके इम्पैक्ट हैं व्यक्ति के ऊपर। अब तनाव के लक्षण क्या होते हैं? तो तनाव के लक्षण शारीरिक स्तर पे भी देखे जा सकते हैं, भावनात्मक स्तर पे भी और व्यवहारिक स्तर पे भी, क्योंकि ये सभी आयामों को प्रभावित करता है। अगर हम शारीरिक स्तर की बात करें तो जब आप तनाव में होते हैं तो आपकी हृदय की गति बढ़ जाती है, आपके हाथों और पैरों में कंपन भी हो सकती है, आपको रक्तचाप उच्च हो सकता है, आप हाथ की मुट्ठी बांधते, कभी किसी व्यक्ति को तनाव में देखेंगे तो उसका शरीर अकड़ा हुआ महसूस होगा, सिर दर्द हो सकता है, मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है, कड़ापन आ सकता है। ये है शारीरिक स्तर पर लक्षण। अब भावनात्मक स्तर में व्यक्ति में क्या बदलाव आता है? व्यक्ति घबराहट महसूस कर सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है, अवसाद, अधैर्य, उसमें धैर्य नहीं होगा, पेशेंस नहीं होगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, फोकस नहीं कर पाएगा और एक गिल्टी फीलिंग हो सकती है, अपराध बोध की भावना कि हर काम में कि मेरी ही गलती है, ऐसा अपराध बोध भी हो सकता है व्यक्ति को अनुभव। अब व्यवहारिक स्तर पर क्या होगा? आप देखेंगे व्यक्ति को भूख नहीं लग रही है, सामान्य तौर पर वो कहेगा वैसे तो मैं नॉर्मली खाना खा लेता, पता नहीं आजकल भूख क्यों नहीं लग रही। ये सब तनाव के कारण होता है। ठीक से नींद नहीं आती है या नींद बार बार टूटती है, व्यक्ति बार बार बातें भूल जाता है, थोड़ी ही देर पहले कोई काम किया उसके दिमाग में नहीं रहता है। सामाजिक मेलजोल में कमी, ऐसा देखा गया कि व्यक्ति जब तनाव में होता है उसे किसी से मिलने का मन नहीं करता है, वो कोई सोशल फंक्शंस, गैदरिंग अटेंड करने का मन नहीं करता है और ज़्यादा कैफीन आदि पदार्थों का व्यक्ति सेवन करता है। कुछ लोग शराब की तरफ भी जो है वो मुड़ जाते हैं, शराब आदि का भी अधिक सेवन करने लगते हैं, या कुछ लोग चाय कॉफ़ी का अधिक सेवन करते हैं। ये भी तनाव का ही लक्षण है। तो क्या तनाव पूर्ण रूप से नकारात्मक है? आधुनिक विज्ञान ऐसा मानता है कि एक उचित स्तर तक तनाव जो हो ना, ये हमारी कार्य क्षमता को, हमारे प्रदर्शन में वृद्धि करता है। तो थोड़ा सा अगर इंसान को तनाव है तो ही वो उसके लिए कार्य करेगा, कोई काम करेगा तो उसकी क्षमता बढ़ेगी और उसका प्रदर्शन भी बढ़ेगा। ऐसा हमारा आधुनिक विज्ञान मानता है कि अगर व्यक्ति में बिल्कुल भी तनाव नहीं होगा, आपका कल एग्जाम है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं है, तो आपके अंदर बोर्डम आ जाएगी, आपका काम करने का, तैयारी करने का मन भी नहीं करेगा। वहीं अगर बहुत अधिक तनाव हो गया तो व्यक्ति को घबराहट हो जाएगी और उसकी कार्य क्षमता जो है वो कम हो जाएगी और उसका प्रदर्शन भी घट जाएगा, वो नहीं ठीक से प्रदर्शन कर पाएगा। अब आधुनिक विज्ञान के अनुसार दो तरह का तनाव होता है। इसका अर्थ हुआ एक सकारात्मक तनाव यानी कि यूस्ट्रेस और एक नकारात्मक तनाव यानी कि डिस्ट्रेस। यानी जो तनाव जो है जिसमें आपके प्रदर्शन और आपकी कार्यक्षमता बढ़ जाए, यानी एक स्तर तक तनाव जो है वो सकारात्मक है आपके लिए, और तनाव अधिक होना ही नकारात्मक है जिसमें कि आप कार्य ना कर पाएं और इस तरह के जो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्तर पर जो में परिवर्तन आ रहे हैं व्यवहारिक स्तर पर, वो अगर आ जाए तो वो नकारात्मक तनाव है। तो तनाव हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। आज के समय में तनाव को हम पूर्ण रूप से व्यक्ति के जीवन से तो नहीं निकाल सकते, कुछ ना कुछ तनाव बना ही रहता है आजकल के समय में, परंतु तनाव प्रबंधन की व्यवस्थित प्रक्रिया द्वारा हम उसे अवश्य कम कर सकते हैं। यानी हमारी स्ट्रेस मैनेजमेंट की ऐसी टेक्निक्स होती हैं, उसमें से टूल्स होते हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति के शरीर में या मन में उसकी जो प्रतिक्रिया है, जो उसका स्ट्रेसफुल जो एनवायरनमेंट के प्रति जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके प्रति जो उसका रिएक्शन है, उसी को हम परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं कि पर्सन का जो रिएक्शन है वो बदल जाए। देखिए, हम बाहर के सिचुएशंस को तो नहीं बदल सकते, आसपास की जो तनावपूर्ण स्थितियां उनको बदलना हमारे बस में नहीं है, हम अपना रिएक्शन बदलने की कोशिश करते हैं इसमें। तो पूर्ण रूप से तो तनाव को नहीं खत्म कर सकते, ऐसा आधुनिक विज्ञान का मानना है, पर हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स द्वारा, तनाव प्रबंधन की प्रक्रिया द्वारा उसको काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो तनाव किस किस बात का हो सकता है? हो सकता है आपके कार्य में, आपके ऑफिस में तनाव हो, आपके परिवार में तनाव हो, आपके रिश्तों में, रिलेशनशिप में तनाव हो। तो होता क्या है, जब तनाव में हम आ जाते हैं तो हमारे शरीर का फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिव हो जाता है, लड़ाई और उड़ान मोड भी जिसे हम कह सकते हैं, ये एक्टिव होता है। या तो आपका मन करता है लड़ो, या आपका मन करता है वहां से भाग जाओ। तो सबसे पहले जरूरी है कि तनाव प्रबंधन द्वारा हम जाने कि हमें तनाव हो किस बात से रहा है, हम किस बात को लेकर तनाव में है। कई बार हमें यही नहीं पता होता, आप तनाव में होते तो हैं, आपको कारण ही नहीं पता कि आप क्यों टेंशन में हैं। तो वो जानना बहुत जरूरी है कि आपके तनाव का स्रोत क्या है, और यह जानकर कि शरीर की तनाव प्रक्रिया को क्या प्रभावित कर रहा है, आपकी किस वजह से आपको तनाव हो रहा है। फिर हम जो हमारे तनाव प्रबंधन के विभिन्न उपकरण हैं, जो भी हमारी टेक्निक्स हैं, उनके माध्यम से हम पहले पता लगाते हैं कि तनाव का स्रोत क्या है, फिर उसके प्रति हम शरीर की प्रतिक्रिया को चेंज करते हैं, शरीर के रिएक्शन को चेंज करते हैं और एक
कोशिश करते हैं कि आपका रिएक्शन या तो पॉजिटिव हो या एटलीस्ट न्यूट्रल हो, या नेगेटिव रिएक्शन हो, आप डर ना जाएं, आप फाइट एंड फ्लाइट मोड में ना आ जाएं। तो ये कोशिश की जाती है कि या तो आप न्यूट्रल एटीट्यूड आपका हो जाए या पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर उसके प्रति आ जाए, आपका रिएक्शन ही हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या, जब हम तनाव में आते हैं हमारे इम्यूनिटी लेवल भी कम हो जाता है, हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता है उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अब जब आपकी इम्यूनिटी लेवल डाउन हो जाएगा तो आपको बीमारियां बहुत जल्दी लग सकती हैं। बेसिकली एक व्यक्ति किस प्रकार सोचता है, किस प्रकार अनुभव करता है, एक्सपीरियंस करता है, किस प्रकार वो कार्य करता है, इन सभी आयामों को तनाव प्रभावित करता है। यानी कि जब आप तनाव में होते हैं ना तो ठीक प्रकार से सोच सकते हैं, ना कुछ अनुभव कर पाते हैं, ना ठीक प्रकार से काम कर पाते हैं। ये आपके सभी आयामों को प्रभावित करता है। और जब आपका इम्यूनिटी लेवल यानी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अगर आपकी कम हो जाती है तो आपको बीमारियां भी बहुत जल्दी लग सकती हैं। तो जो फ्लाइट एंड फाइट मोड होता है, लड़ाई और तनाव प्रतिक्रिया जो होती है, ये व्यक्ति के शरीर के सामान्य कार्य को पूरी तरह से प्रभावित करती है। शरीर में कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन हार्मोन का स्राव होने लगता है। अब लंबे समय तक जब तनाव की स्थिति रहेगी और ये शरीर में जो कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन हार्मोन का स्राव होता रहेगा तो शरीर में कोशिका जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, उनके निर्माण की जो प्रक्रिया है वो रुक जाती है, प्रॉपर्ली जो है बॉडी में रिपेयर भी नहीं हो पाता और इस प्रकार ये कई गंभीर रोगों को जन्म देता है। जब आपकी बॉडी में सेल एंड टिश्यू रिपेयर नहीं हो पाएगा तो कई तरह की बीमारियां आपको लग सकती हैं। अब हम कर क्या सकते हैं? हम पहले ये समझे तनाव किस प्रकार कार्य करता है, हम फिर समझे कि तनाव के स्रोत क्या है, हमारे जीवन में किस बात को लेकर हमें तनाव है, क्या हमें ऑफिस में तनाव है या हमारे घर परिवार में तनाव है या हमारे रिलेशनशिप में तनाव है। फिर हम स्व तनाव प्रबंधन की तकनीकों के साथ जुड़े कि अब मुझे तनाव प्रबंधन की कौन सी तकनीक जो है मेरे लिए कारगर हो सकती है। हमें ये समझना होगा कि हमारे लिए कौन सी तकनीक अच्छी है। तो मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग या तो आप कोई हॉबी भी अडॉप्ट कर सकते हैं, क्रीड़ा जिसे हम बोलते हैं कि आप कोई ना कोई आपकी जो हॉबीज़ हैं, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, उनसे जुड़े आप अपने काम को आनंदपूर्ण तरीके से करने की कोशिश करें। जो भी काम आपको मिला है, जो भी आपका कर्म है, उसे अगर आप खुशी से करेंगे। मैंने ऐसा देखा कई बार कि जो जमादार है वो झाड़ू लगा रहे होते हैं और साथ में वो जो है वो गाना गा रहे होते हैं, तो कितने आनंदपूर्ण तरीके से वो झाड़ू लगाने का काम कर रहे हैं। तो कई बार किसी को अगर लेडी को घर में कहा जाए झाड़ू लगाने के लिए तो इतने टेंशन ले लेके वो झाड़ू लगाते हैं। आजकल सबके घर में मेड्स हैं, तो वही काम वो उतने स्ट्रेस से लेते हैं, उसके कारण तनाव हो जाता है उन्हें। और वही काम जो एक जमादार है वो कैसे उसको इतने आनंदमय तरीके से कर रहा है और उससे उसके शरीर पे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा। तो हमें अपने काम को अच्छे तरीके से करना है। और एक और भी तरीका है पूजा अर्चना करना। जब आपके अंदर समर्पण का भाव आ जाता है, जब आप सब कुछ ईश्वर पर समर्पित कर देते हैं तो भी आपको तनाव नहीं होगा, क्योंकि जब आपने सब कुछ भगवान पे ही छोड़ दिया तो ये भी बहुत कारगर उपाय होता है। अब कई लोग होते हैं वो नास्तिक होते हैं, तो भी अगर वो किसी को भी अपना आइडियल मानते हैं, अगर वो उस पर भी सब कुछ समर्पित कर दें, अपना समर्पण का भाव लाना, बेसिकली जो सरेंडरिंग एटीट्यूड है, वो भी तनाव प्रबंधन के लिए बहुत शक्तिशाली, प्रभावशाली जो है हमारा टेक्निक है। अब हमारे शरीर का स्वास्थ्य हमारे आहार पर भी डिपेंड करता है, हमारा लाइफस्टाइल किस प्रकार का है और तनाव की मात्रा कितनी है। हमारा आहार भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हम आहार ही गलत खाएंगे, अगर हम तला हुआ, मिर्च मसालेदार जो है आहार खाएंगे, जैसे कि अगर आपने हमारा आहार का लेक्चर अटेंड किया हो तो आपको पता लगा होगा कि अगर आप तामसिक या राजसिक भोजन अधिक लेंगे तो आपके अंदर वो गुण बढ़ जाएंगे। राजसिक गुण बढ़ेगा तो इच्छाएं बढ़ेंगी और दुख, शोक और रोग शरीर में उत्पन्न होंगे। तामसिक गुण अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, तमस आपके शरीर में बढ़ जाएगा, आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा, आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, नकारात्मक भावनाएं आपके मन में आएंगी। तो आपका आहार अगर सात्विक होगा तो आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, आपकी आयु भी बढ़ेगी, सत्व गुण भी बढ़ेगा, सुख, प्रीति, विवर्धना, सुख और प्रीति बढ़ेगी, शरीर में बल भी बढ़ेगा, तो और कोई बीमारी भी नहीं होगी, आरोग्यता भी आपके अंदर आएगी। आपका लाइफस्टाइल जो है वो एक्टिव होना चाहिए। और तनाव की मात्रा कितनी है, अगर बहुत अधिक तनाव हो गए तो शरीर में बीमारियां हो जाएगी। इसलिए इन कारकों का स्वास्थ्य और प्रसन्नता के लिए संतुलित रहना बहुत जरूरी है कि आपका आहार कैसा है। आहार का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप सात्विक आहार ले रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल जो है वो सक्रिय है, एक्टिव है और तनाव की मात्रा अधिक ना हो, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं, तभी आप प्रसन्न रह सकते हैं। तो ये सब संतुलित होने बहुत ही आवश्यक है। अब लंबे समय तक अगर किसी व्यक्ति को तनाव होता है तो उसे कई गंभीर रोग हो सकते हैं, स्पेशली अगर अनुवांशिक उनके फैमिली हिस्ट्री हो तो बहुत जल्दी उन्हें वो रोग जो है घेर लेते हैं, जैसे हाई बीपी, उच्च रक्तचाप, मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह, डायबिटीज। अगर तनाव ज्यादा हो तो स्थिति जानलेवा भी हो सकती है। मतलब अगर आपको बीमारियां हैं और आप तनाव ले रहे हैं तो इट कैन बी फैटल फॉर योर लाइफ। अब तनाव प्रबंधन के क्या लाभ हैं, हम क्यों स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं?
शारीरिक स्वास्थ्य से आपका बेहतर होगा क्योंकि हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है तनाव। आप अधिक एक्टिव फील करेंगे, अधिक ऊर्जा, आपके आंतरिक बल में वृद्धि होगी, आपकी भावनाएं स्थिर हो जाएंगी, जो मूड स्विंग्स होते हैं बार बार वो नहीं होंगे, और आपका जो मनोभाव है, जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव सकारात्मक हो जाता है। आप ज़्यादा होपफुल हो जाते हैं, आशापूर्ण हो जाते हैं, आपकी फोकस करने की एबिलिटी में सुधार आता है, केंद्रित होने की क्षमता में सुधार आता है, जो भी काम आप करेंगे वो फोकस होके करेंगे। आपकी सीखने लर्निंग एबिलिटी बढ़ती है। जब आप टेंशन में होते हैं, आप कुछ आप नया सीखना भी नहीं चाहते हैं, तो आपकी लर्निंग एबिलिटी बढ़ेगी, आपकी प्रदर्शन में भी आप देखेंगे आप सक्षम हो पाएंगे, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। अगर आप स्टूडेंट है तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, अगर आप जो है ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ भी आप अच्छा काम कर पाएंगे। तो इस प्रकार अगर आप तनाव प्रबंधन करेंगे तो शारीरिक, मानसिक स्तर पर और व्यवहारिक स्तर पर, हर स्तर पर आप सुधार अनुभव कर पाएंगे। अब जो हमारी तनाव प्रतिक्रिया, अगर हम वैज्ञानिक तौर पे बात करें तो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम द्वारा नियंत्रित होती है। ये जो स्वचालित तंत्रिका तंत्र है उसके द्वारा ये नियंत्रित होती है। तो ये जो हमारे शरीर की तनाव के प्रति प्रतिक्रिया को 2 शाखाओं में संतुलित करके नियंत्रित करता है। तनाव प्रबंधन जो कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक, जब इनमें बैलेंस आ जाता है तो हम जो है तनाव को उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तनाव को मैनेज कर सकते हैं। ये बेसिकली इनका जो इम्बैलेंस होता है वही तनाव का कारण होता है। जैसे कि जब आपका अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो है जब वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है तो क्या होता है, आपकी रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है और आपके शरीर में कंपन हो सकती है, फ्लाइट एंड फाइट मोड आपका एक्टिव हो जाता है, आप ज़्यादा तनाव में रहते हैं और उसका आपके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पर जब परानुकंपी तंत्र जो है एक्टिव होता है तो आप रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में आ जाते हैं, मोर रिलैक्स्ड मोड में आ जाते हैं। बट अगर ज़्यादा परानुकंपी तंत्र जो है वो एक्टिव हो गया तो आप कोई काम भी नहीं करेंगे। तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन दीज टू जो ब्रांचेस हैं हमारी जो स्वचालित तंत्रिका तंत्र की, तो उसके द्वारा ही हमारी तनाव की प्रतिक्रिया नियंत्रित होती है। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन दीज टू ब्रांचेस ऑफ द sympathetic and parasympathetic, these two branches of the autonomic nervous system। अब योग कैसे कार्य करता है? अगर हम योग की बात करें तो योग में प्राणायाम जो है, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हैं, ये हमारे मन को शांत करने में सहायक हैं। अगर केवल आप आधे घंटे का योगाभ्यास ही कर लें, आसन कर लें, कुछ सूक्ष्म कर लें, तो ये भी शरीर को आपके फिट बनाता है। और इनफैक्ट अगर आप शारीरिक रूप से फिट हैं तभी आप किसी की मदद भी कर पाएंगे, तभी आप कोई काम भी कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। आप खुद बीमार हैं, आप किसी और की क्या हेल्प करेंगे, अपनी हेल्प भी नहीं कर पाएंगे बल्कि दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो योग में जो प्राणायाम और आसन आदि जो क्रियाएं हैं, इन सब का अभ्यास करके आप शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रह सकते हैं। एक हमारे शरीर में वेगस नर्व होती है, ये हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की मुख्य नाड़ी है, यानी परानुकंपी तंत्र की मेन नर्व है। इसके मुख्य कार्य होते हैं श्वसन दर को धीमा करना, यानी रेस्पिरेटरी रेट को स्लो करना, आपकी हृदय गति को, आपकी हार्ट बीट को भी स्लो डाउन करना, और रक्तचाप को कम करना, अगर आपका बीपी हाई है उससे कम करना, और आपकी डाइजेस्टिव एक्टिविटी को उत्तेजित करना। हाँ जी, जब आप तनाव में होते हैं तो आपका डाइजेशन भी जो होता है वो भी बिगड़ जाता है, तो उसको भी ये स्टिमुलेट करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट, वेगस नर्व स्टिमुलेशन। अब योग का क्या चिकित्सीय महत्व है? योग का बहुत महत्व है चिकित्सीय तनाव के मामले में, क्योंकि तनाव को कम करता है, आध्यात्मिक वृद्धि करता है, आप स्पिरिचुअली ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं, आपके शरीर में स्ट्रेंथ आती है, बल आती है, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी इंप्रूव होती है, लचीलापन बढ़ जाता है, आपके अंदर वेलनेस की फीलिंग आती है, कल्याण की भावना बढ़ती है, आपको एंग्जाइटी नहीं होती, आपकी मांसपेशियों में, मसल्स में भी टेंशन कम हो जाती है, आपकी स्लीप बेटर होती है, क्वालिटी ऑफ स्लीप इंप्रूव होती है, गहरी नींद आती है आपको, आप देखेंगे। और जैसे एस्थमा, एलर्जी जैसे रोग होते हैं, ये सब भी तनाव से संबंधित है, उसमें भी आपको आराम मिलता है जब आपका स्ट्रेस मैनेज होता है। तो ये तो हमने बात करी आधुनिक विज्ञान की, और योग कैसे जो है वो मदद कर सकता है, योग का क्या चिकित्सीय महत्व है। तो अब हम जानते हैं योग में तनाव प्रबंधन जो है उसके बारे में क्या बात की गई है। तो बेसिकली योग के अनुसार तनाव क्या है, जब व्यक्ति की वातावरण की, इन दोनों की जो समन्वित मांग होती है, वो व्यक्ति की जो समायोजन शक्ति है उसकी अपेक्षा जब अधिक हो जाए, जो उसके सिचुएशन की, वातावरण के, एनवायरनमेंट की मांग और उसकी खुद की जो मांग होती है, वो जब उसकी खुद की जितना वो एडजस्ट कर सकता है उससे ज़्यादा हो जाती है, तो ये जो घटना होती है ये तनाव होती है। तो आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के मत में भी तनाव शब्द जो है वो केवल मानसिक स्तर पे माना जाता है, जबकि जो स्ट्रेस होता है वो हमारे फिजिकल और मेंटल दोनों एस्पेक्ट्स को ही प्रभावित करता है। अब तनाव का परिणाम व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और व्यावहारिक आयामों पर दिखाई देता है। जैसे कि हम बात कर चुके हैं, व्यक्ति को सिर दर्द भी हो सकता है तनाव में,
उसका हो सकता है पेट की गड़बड़ी हो जाए, IBS जैसे डिजीज जो होता है तनाव के कारण होते हैं, नींद की समस्या, उसे जो है इंसोम्निया हो सकता है। ये सब तो शुरुआती शिकायतें हैं फिर भी, और धीरे धीरे जब ये बढ़ती जाती है तो उसे हाई BP, डायबिटीज आदि विकार भी हो जाते हैं। तो व्यक्ति क्या करता है, अपनी दिन की जो ये समस्याएं हैं उनसे भागने के लिए फिर वो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की तरफ जो है भागने लगता है, उनका सहारा लेने लगता है, जो कि और फर्दर जो है बीमारियों का कारण बन जाते हैं। अब तनाव की जो उत्पत्ति है, त्रासदी की उत्पत्ति है, और उसका व्यक्तिगत आंकलन कि व्यक्ति क्या समझ रहा है कि कितना स्ट्रेस है, कितनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, ये उसके व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी पे, उसके एटीट्यूड, उसकी अभिवृत्ति पे और उसके सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य क्या उस पर डिपेंड करता है। ऐसा होता है कि एक ही प्रकार की समस्या होती है पर हर व्यक्ति पर उसका समान प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे अभी कोविड की समस्या है तो कोई इंसान आप देखेंगे वो ध्यान रख रहे हैं, अपना सब जो है नियम फॉलो कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, सैनिटाइजेशन अच्छे से सैनिटाइज कर रहे हैं, बट वो इतना डर नहीं रहे। पर कुछ लोग इतने हैं कि वो डर के कारण ही बीमार हो गए। ऐसा क्यों है कि एक ही प्रकार की समस्या तो है पर हर व्यक्ति पे उस पे जो दुष्प्रभाव है वो अलग अलग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी जो हमारी हेरिडिटरी जो होता है और जन्मजात जो दुर्बलता होती है, जन्मजात वीकनेस जो होती है, यही त्रासदी के मूल में मानी गई है। अतः त्रासदी का जो कारण है वो व्यक्ति के जो अनुवांशिक, हेरिडिटरी और जन्म के समय से संबंधित होता है। तो उस पर जो प्रभाव कारक है ये जो होते हैं ये अपना असर डालते हैं और फिर उससे हमारे स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। यही कारण है कि कर्जा होना या लव रिलेशनशिप ब्रेक होना या किसी भी नियर एंड डियर वन का लॉस होना, उसके कारण या व्यापार में असफलता के कारण, जैसे बिजनेस में लॉसेस के कारण, ये जो सारे स्ट्रेसर्स हैं, बेसिकली त्रासदी कारक घटक हैं, ये सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्रभावित नहीं करते। आप देखेंगे कुछ लोग तो इनसे आराम से कोप अप कर लेते हैं पर कुछ लोगों को तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं इसकी वजह से। तो ये हमारे किस पर डिपेंड करता है? हमारी पर्सनैलिटी पे, हमारे एटीट्यूड पे, हेरिडिटरी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अब त्रासदी की भी अवस्थाएं होती है, भयाक्रांत अवस्था जिसमें भय में होते हैं, फिर रेजिस्टेंस की अवस्था, प्रतिकार अवस्था, और फिर एक अवस्था आती है जब आप फटीग फील करते हैं, जब आपकी ऊर्जा समापन होने लगती है। व्यक्ति की यह समझ की परिस्थिति बड़ी भयानक है, ये दोनों बिंदु महत्वपूर्ण है। एक तो कि परिस्थिति खराब है और दूसरा व्यक्ति का खुद का आकलन की परिस्थिति बहुत ही भयानक है। परिस्थिति भी इतनी महत्वपूर्ण नहीं, अगर आप बात करें तो हो सकता है कि परिस्थिति में किसी दूसरे पर्सन का रिएक्शन ऐसा हो कि उसे वो इतनी भयानक ना लगे। तो ये समझ की परिस्थिति बड़ी भयानक है, ये बेसिकली जो होती है ये तनाव का कारण बनती है। ऐसा देखा गया है कि बड़ी बड़ी जो है प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में भी लोगों ने सहन शक्ति, धैर्य शक्ति का परिचय देते हुए बड़े बड़े काम किए हैं। तो परिस्थिति हमें तनाव नहीं देती है, परिस्थिति का आकलन की परिस्थिति बहुत ही भयानक है, ये हमें तनाव देती है। तो क्या योग शास्त्र हमारी समझ में परिवर्तन ला सकता है? तो हमारे जो भगवद गीता और पतंजलि योग सूत्र जैसे जो अनुपम ग्रंथ हैं उनमें परिलक्षित है पूरा योग दर्शन हमारा। तो योग दर्शन क्या करता है? ये हमारी समझ में, हमारे एटीट्यूड में परिवर्तन करता है, हमारे में ऑब्जेक्टिविटी का दर्शन करवाता है, हमारी सोच ही बदल जाती है। आमतौर पर हम अपने संस्कारों, आदर्शों, जज्बातों में ही उलझे रहते हैं, पर योग दर्शन हमें अनासक्ति का भाव, डिटैचमेंट का भाव लाता है, सत्य का आग्रह, हमारे में से अहंकार हटा देता है, ईगो हटाता है, समभाव लाता है, इच्छाओं की इच्छाहीनता लाता है, आपके अंदर कोई डिजायर्स नहीं रहती, क्षमा भाव लाता है। ये सब यौगिक मूल्य जो है ये हमें हमारे ग्रंथों से प्राप्त होते हैं और ये ग्रंथ हमारे मूल्यों में, हमारी वैल्यूज में परिवर्तन ला देते हैं और ये मानव संपूर्ण मानवता के लिए अमूल्य धरोहर है। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है? जब आपके अंदर अनासक्ति का भाव आ जाता है, आपके अंदर कोई इच्छाएं नहीं रहती, आपके अंदर कोई अहंकार नहीं रहता है, समभाव आ जाता है, तो कोई भी विकट परिस्थिति हो तो उसके आपके रिएक्शन ही चेंज होते हैं उसके प्रति। मतलब परिस्थिति वही है पर आपका रिएक्शन बदल जाता है। उक्त परिस्थितियों में विचलित नहीं आप हो पाते, यानी परिस्थितियां वही हैं पर आसन, प्राणायाम आदि जो प्रक्रियाएं करके आपको मनोशारीरिक कितनी शक्ति मिल जाती है। इस प्रकार योग दर्शन, योगाभ्यास हमें तनाव से सफल मुक्ति का मार्ग सुकर करता है। यानी कि अगर आप योगाभ्यास करें तो तनाव से आप सफल रूप से आप निपट सकते हैं। योग शास्त्र में ऐसा माना गया है जो हमारा प्राण है, प्राण तत्व को मन और शरीर क्रियाओं के बीच मध्यम वाहिनी माना गया है। पंचकोश के सिद्धांत के बारे में मैंने बात की थी। तो जो प्राणमय कोश होता है वो अन्नमय और मनोमय के बीच में होता है और योग वशिष्ठ के अनुसार जो भी हमारी वातावरण की घटनाएं हैं उनका प्रभाव पहले मन पे पड़ता है, मनोमय कोश पे पड़ता है, फिर वो हमारे प्राण को प्रभावित करता है। यानी पंच प्राण जो होते हैं वो विसंगति से अवांछनीय रूप से बहना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है हमारा शरीर है उसमें भी खराबी आती है और तरह तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। अब हमारी चित्त की अवस्था जो है उसका सीधा संबंध हमारे पंचक्लेशों से है। पंचक्लेश क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। यानी अविद्या होना, सही गलत ना को पता होना, क्या रियल है क्या अनरियल है, वास्तविकता ना पता होना, अस्मिता ईगो होना, द्वेष होना, राग होना और अभिनिवेश फियर ऑफ डेथ।
ये सब जो है क्लेश माने गए। अब इनके भी स्तर हैं, तनु, प्रसुप्त, विच्छिन्न और उदार। जब ये तनु में होते हैं, ये जो क्लेश है हमारे अंदर, जब तनु होते हैं या फिर प्रसुप्त होते हैं तो हमें इतना परेशान नहीं करते। ये क्लेश हम सबके अंदर होते हैं, यानी हमारे अंदर अविद्या भी है, हमारे में ईगो भी हो सकती है, हमारे में राग भी है, सुखानुशायी राग, सुख के प्रति राग, दुखानुशायी द्वेष, दुख के प्रति द्वेष, और अभिनिवेश यानी कि एक फियर ऑफ डेथ, क्लिंगिंग है लाइफ को लेकर, तो ये सभी के अंदर है। पर जब ये तनु और प्रसुप्त मात्रा में है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर जब ये विच्छिन्न और उदार हो जाते हैं तो क्या होता है, आंतरिक स्पेशली जब विच्छिन्न हो जाते हैं तो आंतरिक द्वंद्व बहुत बढ़ जाता है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। तो अगर हम पतंजलि योग दर्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो जब क्लेश के साथ वातावरण भी आपका जो है, ये जो हमारे अंदर पंच क्लेश है ऑलरेडी विद्यमान, तो उसके साथ जब वातावरण में तनावपूर्ण स्थिति होती है, कुछ भी कठिन परिस्थिति होती है, तो चित्त वृत्तियों का निर्माण होता है। तो चित्त की वृत्तियों से जब आप एक रूपता आइडेंटिफाई करने लगते हैं तो हमारे अंदर 9 प्रकार के अंतराय और जो विक्षेप सहभुव विकसित हो जाते हैं। अंतराय क्या है, व्याधि स्थान, संशय, प्रमाद, अवृत्ति, भ्रांति दर्शन, लब्ध भूमिगत, अनावस्थित तत्व। और विक्षेप सहभुव साथ में आते हैं, दुख, दौर, मनस्य, अंग में जो है तो श्वास प्रश्वास, ये सब आ जाते हैं, व्यक्ति को परेशान करते हैं। और जब ये बढ़ते जाते हैं तो मानसिक विकारों को जन्म देते हैं। इसलिए पतंजलि ने चित्तवृत्ति निरोध को योग कहा है, अविद्या को दूर करने के लिए जो है बहुत ही अच्छा उपाय है। अब अभ्यास और वैराग्य, इसके लिए आप अभ्यास वैराग्य कर सकते हैं, यानी कि अगर आप योगाभ्यास करें और वैराग्य की भावना आपके अंदर आए, इवन चित्त प्रसादन के लिए, चित्त की प्रसन्नता के लिए पतंजलि योग में सूत्र बताए गए हैं कि जो सुखी है उसके साथ आप मैत्री करें, दुखी के प्रति करुणा, और कोई अच्छा काम करें तो मित्रता का भाव रखें, और कोई बुरा काम करे तो उसके प्रति आप उपेक्षा का भाव रखें। प्रणव जब करें अगर, तो भी आपके चित्त विक्षेप दूर हो सकते हैं और दृष्टा अपने स्वयं स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। तो अगर दृष्टा अपने स्वयं स्वरूप में अवस्थित हो गया तो वैसे ही मानसिक बीमारियों और तनाव से मुक्त हो गया। तो क्रिया योग जो है, यानी तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, इसकी सहायता से भी हम क्लेश को कमजोर कर सकते हैं, यानी हमारे जो क्लेश है वो वीक हो जाएंगे। तो अपने आप ही जो है चित्तवृत्तियों से आप जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिसके कारण जो आपके अंदर अंतराय और विक्षेप सहभुवों के कारण जो मानसिक विकार हो रहे हैं वो नहीं होंगे। तो सारांश ये है कि आधुनिक मनोविज्ञान तो है वो त्रासदी कारक घटक की खोज में ही लगा हुआ है कि किस किस कारण स्ट्रेस हो सकता है। वहीं योग शास्त्र में पंचकोश के रूप में इन सबको जड़ मूल से उखाड़ फेंकने की बात की गई है कि अगर आप मनोमय कोश जो है आपका, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी तो प्राण का प्रवाह उचित तरीके से होगा, आपके अन्नमय कोश में कोई रोग नहीं होगा, विज्ञानमय कोश विकसित होगा, आप आनंदमय की तरफ बढ़ेंगे। ऐसे व्यक्ति जीवन मुक्त स्थिति ना भी प्राप्त कर पाए फिर भी अनेक प्रकार की त्रासदियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर योग के हम दार्शनिक प्रायोगिक पक्षों का सही उपयोग करें, दार्शनिक भी, फिलॉसफी भी, और जो उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स यानी कि आसन, प्राणायाम टेक्निक, ध्यान की टेक्निक, उससे त्रासदी मुक्ति का लक्ष्य पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सकता है। तो योग जो है वो बेसिकली यू स्ट्रेस डी स्ट्रेस में नहीं मानता। योग कहता है कि समभाव होना चाहिए, यानी सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय जैसी भी स्थिति हो उसमें आपको तनाव नहीं होना चाहिए। आधुनिक विज्ञान के अनुसार व्यक्ति के प्रति सात शैली ही उसके दुख के मूल में होती है कि जो व्यक्ति का रिएक्शन है वही दुख का मूल कारण है। तो यम नियम अगर आप फॉलो करें तो आप वातावरण से समायोजन हो पाएगा। वहीं दूसरी ओर जो क्रिया योग की टेक्निक्स हैं उनके द्वारा आप आनुवांशिक रूप से भी, अपने जेनेटिक रूप से भी सुधार की संभावना है कि आप अपने संस्कारों को भी चेंज कर सकते हैं, उनमें भी बदलाव ला सकते हैं, जो आपके जज्बात हैं, जो भावनाएं हैं, उनमें भी चेंजेस ला सकते हैं। तो योग शास्त्र के अनुसार दृष्टा दृश्य के सहयोग से जो है यही क्लेश उत्पन्न होते हैं। दृष्टा दृश्य जब उनका संयोग होता है, आसान शब्दों में हम बात करेंगे कि संसारिक व्यक्ति तो संसारिक चीजों में ही लिप्त रहता है, आसक्त रहता है, और वही इच्छाओं के कारण उसे दुख होता है। तो योग दर्शन और मनोशारीरिक योगाभ्यास जो है हमारे, उनसे हमें आनंद की जो प्राप्ति होती है और जो आप इन जो संसारिक चीजों से आसक्ति से मुक्त हो सकते हैं। अगर आपको आनंद प्राप्त हो गया, आपको पता लग गया संसारिक चीजों में कोई सुख है ही नहीं, आपके अंदर इच्छाएं नहीं रहेंगी, आप आसक्ति से मुक्त होंगे। तो अगर आपके अंदर कोई आसक्ति नहीं रहेगी तो आप दुख और तनाव से भी मुक्त हो जाएंगे। दिलचस्प है कि आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार त्रासदी तनाव को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर सकते हम, कि कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। तो उसमें तो लाभकारी तनाव, यू स्ट्रेस और कष्टकारी तनाव की संकल्पना की गई है, डी स्ट्रेस की। इस मत के अनुसार सकारात्मक कार्य के लिए लाभकारी तनाव बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि सकारात्मक तनाव जो है वो लाभकारी कार्य के लिए होना जरूरी है, पर योग शास्त्र इस वर्गीकरण को नहीं मानता। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि योग शास्त्र के अनुसार अगर समता आपके अंदर समभाव आ जाए, उसके फलस्वरूप ही कर्म में कुशलता आएगी कि आप अच्छे से कर्म कर पाएंगे। तो जो हमारे पहले देश में विभूतियां जिन्होंने लोक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, वो लोक कल्याण की भावना से किए, किसी तनाव में आके नहीं किए हैं। उनमें एक लोक कल्याण की भावना थी जिसके कारण वो इतना कर्म कर पाए, उन्होंने सत्कर्म किए थे। तो आज हमने बेसिकली जाना कि तनाव क्या है और तनाव के क्या लक्षण हैं, और तनाव जो है उसे आप मॉडर्न साइंस जो है वो उसके किन उपायों की बात करती है,
और योग में जो है क्या कॉन्सेप्ट है कि तनाव को पूरी तरह से हम दूर कर सकते हैं। योग में बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिसके बारे में हमने बात की, जैसे कि क्रिया योग के बारे में हमने बात करी, हमने चित्त प्रसादन के उपाय के बारे में बात करी, हमने ओमकार, ईश्वर ओमकार जप की बात करी, अभ्यास वैराग्य की बात करी। इसके अलावा पूजा अर्चना भी की जाती है, प्रेयर की बात करी है हमने, और श्वास के प्रति सजगता के द्वारा भी जो है आप तनाव को जो है हम दूर कर सकते हैं अपने जीवन से, और जो है कायाकल्प कर सकते हैं। आशा करती हूँ आप सबको आज का लेक्चर जो है अच्छा लगा होगा और आप इसका उपयोग भी करें। आज के समय में स्पेशली जो हमारी आसपास की परिस्थितियाँ बहुत ही खराब हैं, बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन से हम जूझ रहे हैं कोरोना के कारण, तो बहुत ज़रूरी है कि ये हम तनाव योग को जो है, योग के जो विभिन्न कॉन्सेप्ट्स हैं और जो योग की टेक्निक्स हैं उनको अपनाएं, और तनाव को, क्योंकि अगर आप तनाव ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी और आपके शरीर में तरह तरह के रोग जो हैं जन्म लेंगे और आप फेस नहीं कर पाएंगे जो सिचुएशन है। तो बहुत ज़रूरी है कि जो यौगिक टेक्निक्स हैं उन्हें फॉलो किया जाए और तनाव को जो है उसका प्रबंधन किया जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।